Hi everyone, welcome to Visas Academy. So good morning to all of you. So today in this lecture we are going to see some of the MCQs related to environment and ecology. लगभग 10 MCQs हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में. और since I am not able to cover this static portion because there is no time कि हम बहुत सा जो आप अगर देखोगे तो बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं करनी होती है और लेकिन जो हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे तो एमसीक्यूज के थ्रू ही हम लोग जितने भी स्टैटिक पोर्शन उसको हम लोग कवर कर लेंगे क्योंकि हम लोग इतने एमसीक्यूज कवर करेंगे कि आपको संकराइज बुक पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो जितने भी आपके स्टैटिक पोर्शन हो या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सभी को हम लोग एमसीक्यूज के रूप में ही देखेंगे. जितने भी टॉपिक्स है, ठीक है, जैसे फूड चेन, फूड वेब, जितनी भी टॉपिक्स होंगी तो उनको थ्रू एमसीक्यूज हो ही हम लोग उनकी जो भी स्टैटिक पोर्शन की जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग स्टडी करेंगे और थ्रू एमसीक्यूज ही कवर करेंगे. रीज़न क्या है कि हम लोग बुक्स पढ़ लेते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग की जो हम लोग ने इन्वायरमेंट को कवर कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है. इन्वायरमेंट बेसिकली एक डायनेमिक चीज़ें हैं, वो बेसिकली चेंजेस होती रहती हैं. तो ये इसमें बहुत ये जो करंट जो भी इश्यूज होती हैं वो उससे ज़्यादा क्वेश्चन निकल करके आते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो भी कवर कर रहे हैं वो थ्रू एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी. सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल ब्रसास अकेडमी टू मेक योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एंड मनी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस लाइक जेपीएससी. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बेसिकली एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू हियर मैटर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज. तो इसमें ये बात बोली गई कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो बेसिकली कौन कौन से लॉज के अंडर बेसिकली कोई भी मैटर उसको हियर कर सकती है. फर्स्ट तुम्हारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. तो इसमें बताने की कौन कौन सी लॉज के अंदर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी को बेसिकली राइट दी गई कि वो केसेस से वो हियर कर सकते हैं. सो आप अगर इसमें देखोगे तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है, आपने अगर सुना होगा तो ये बेसिकली जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी हम लोग जिससे हम लोग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो गई, प्रोटेक्शन हो गई, तो जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए बेसिकली एनजीटी काम करती है. ठीक है, सो एनजीटी को आप देखोगे तो इसको बेसिकली इस्टेब्लिश की गई थी थ्रू दिस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010. ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के थ्रू इसको इस्टेब्लिश की गई. और आप अगर इसको ये जो एक्ट आप देखोगे जो एनजीटी एक्ट है, जो एनजीटी एक्ट है उसमें एक है शेड्यूल 1 और ये शेड्यूल 1 में ही मेंशन है कि कौन कौन लॉज के अंडर ये बेसिकली एनजीटी है वो बेसिकली एक्शंस ले सकती हैं. तो इसमें आप अगर देखोगे तो बहुत सारे एक्ट्स है जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है, फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट है. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक सेस एक्ट है जिसको पास की गई थी 1977 में. फिर तुम्हारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है तुम्हारा जिसको पास किया गया था 1980 में. फिर हो गया एयर एक्ट जिसको एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बोलते हैं. ठीक है, जो 1981 में पास किया गया था. फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जिसको पास किया गया था 1986 में. पब्लिक लाइबिलिटी है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, इसको पास किया गया था 1991 में. और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है जिसको पास किया गया था 2002 में. ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बेसिकली पास किया गया था अंडर दिस यूएनसीबीडी. ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. यूएनसीबीडी के अंडर ये प्रोविजन के अंडर ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बेसिकली पास किया गया था. तो आप अगर देखोगे तो ये पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है वो सही है और ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये बिल्कुल सही है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा. और सम ऑफ दी आप अगर एक्ट्स देखोगे वो बेसिकली मेंशन नहीं है कि जिसमें एनजीटी के पास ये पावर है कि वो बेसिकली एक्शंस ले सकती हैं. सम ऑफ दी आप अगर देखोगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 है और फॉरेस्ट राइट एक्ट है. फॉरेस्ट राइट एक्ट में बेसिकली आप देखोगे तो बहुत सारे जो फॉरेस्ट डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, जो अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको बोलते हैं हम लोग MFP भी बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जितनी भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उससे उनके लाइवलीहुड
रिलेटेड होती है, ठीक है। सो लाइवलीहुड चूँकि फॉरेस्ट से डिपेंडेंट है, वो लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, तो इसीलिए अंडर दिस शेड्यूल ट्राइब रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2005, ठीक है, इसको बोला जाता है शेड्यूल ट्राइब रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005। तो इसके अंडर ही ये फॉरेस्ट राइट एक्ट इसको दिया गया था, और जितने भी फॉरेस्ट डेवलपर्स होते हैं उनको ये पावर दी गई है कि बेसिकली जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो उसको कलेक्ट कर सकते हैं और उसको लाइवलीहुड के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनका एक्सप्लॉयटेशन वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने लाइवलीहुड के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं उसमें महुआ, ठीक है, महुआ को यूज़ करते हैं, फिर गोंद हो गई, अदर जितने भी फ्रूट्स हो गई उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें सब अपनी राइट्स जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको बेसिकली दी गई है, ठीक है। सो ये बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मार्पोल कन्वेंशन, ठीक है। सो ये मार्पोल कन्वेंशन है जिसको हम लोग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स भी बोलते हैं। सो इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि इट इंक्लूड रेगुलेशंस एम्ड एट प्रिवेंटिंग एंड मिनिमाइजिंग पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। Second, the convention also deal with air emission from ships. And third, India is not the signatory to the Marpol Convention. सो ये जो मार्पोल कन्वेंशन है जिसको हम लोग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स भी बोला जाता है, ठीक है। सो ये जो मार्पोल कन्वेंशन है, ये अब थर्ड स्टेटमेंट आप देखोगे कि इंडिया इज नॉट द सिग्नेटरी टू द मार्पोल कन्वेंशन, ये स्टेटमेंट आप रॉन्ग कर सकते हो। रीज़न क्या है कि जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, सो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करती है। जितने भी वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे जितने भी ट्रीटीज़ हो गए, जितने भी कन्वेंशंस हो गए जो कि रिलेटेड टू वर्ल्ड पीस हो गई या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गई, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी होती है कि इंडिया उसके मेंबर होते हैं। इंडिया बेसिकली वर्ल्ड की जितनी भी कम्युनिटी है उनसे वो बेसिकली कोलैबोरेट करके काम करती है। बेसिकली इंडिया बेसिकली एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है। सॉफ्ट पावर क्यों? क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी जो भी पॉजिटिव स्टेप होते हैं, उस पॉजिटिव स्टेप्स में इंडिया बेसिकली एक पार्टिसिपेटरी मेंबर्स के रूप में बेसिकली उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो इंडिया को आप अगर देखो कि इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू द मार्पोल कन्वेंशन, तो ये गलत हो जाएगा। तो थर्ड आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो आप देख सकते हो कि अगर दो एलिमेंट करोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब कि टू तो सही होगा ही होगा। अब बात हो गया कि फर्स्ट का देखना कि इट इंक्लूड रेगुलेशन एम्ड एट प्रिवेंटिंग एंड मिनिमाइजिंग फॉर पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स। तो ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो ये बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट है। मार्पोल कन्वेंशन का जो कोर कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली यही कोर कॉन्सेप्ट है कि ये बेसिकली काम करती है टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स, जिसको हम मार्पोल कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो आप अगर इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो बेसिकली डी हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। और मार्पोल कन्वेंशन को मैंने जैसे बोला कि इसको बोला जाता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, ठीक है। तो ये बात है, इसको ये बात बोली जाती है, इसको मार्पोल कन्वेंशन भी बोला जाता है। और ये मार्पोल कन्वेंशन बेसिकली डील करती है कि जो भी पॉल्यूशंस है, ठीक है, जो भी शिप से निकलती है, इमिट होती है, उसको कंट्रोल करना। और ये जो पॉल्यूशन इमिट हो रही है ये बेसिकली एक्सीडेंटल भी हो सकती है, ठीक है, एक्सीडेंटल भी हो सकती है एंड ऑपरेशनल भी हो सकती है। मीन्स कि डे टू डे ऑपरेशन में जितनी इमिशंस हो रही हैं उसको भी कंट्रोल करना। और एक्सीडेंटल मीन्स आप देखते हो कि बहुत सारे में क्या होता है कि जो भी शिप्स होती हैं उनमें एक्सीडेंट हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारा जो भी पेट्रोलियम सा होता है वो बेसिकली स्प्रेड हो जाता है थ्रू आउट दी ओशियंस। तो इन सभी चीज़ों को बेसिकली कंट्रोल करने का काम करती हैं, ठीक है। ये मार्पोल कन्वेंशन को आप अगर देखोगे तो ये बेसिकली नवंबर 1973 में ये साइन की गई थी, ठीक है। और इसमें सम ऑफ द चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थ्रू आउट द हिस्ट्री। और 1997 में इसमें सम ऑफ द चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई। और एक प्रोटोकॉल में बेसिकली ये बात बोली गई कि जो एनेक्स 6 में ये मेंशन, ठीक है, आप बहुत सारे एनेक्स देखोगे, इसमें बहुत सारे एनेक्स है। तो एनेक्स 6 में ये मेंशन है कि ये बेसिकली डील करती है विद द प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स, ठीक है। तो एनेक्स 6 जो है वो बेसिकली डील करती है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, ठीक है। तो ये बेसिकली है।
तो यही है मार्पल कन्वेंशन। और इससे कि जानते हो कि इंडिया बेसिकली मार्पल के कन्वेंशन के बेसिकली वन ऑफ द मेंबर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कि अकॉर्डिंग टू इंडियाज हजार्डस एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबोर्डिंग मूवमेंट रूल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट हैज बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। फर्स्ट है तुम्हारा वेस्ट एडिबल फैट एंड ऑयल वेजिटेबल और एनिमल ओरिजिन। नेक्स्ट है तुम्हारा हाउस होल्ड वेस्ट। थर्ड है तुम्हारा क्रिटिकल केयर मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 सो आप अगर स्टेटमेंट आप अगर पढ़ोगे ना, तो स्टेटमेंट पढ़ करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें नहीं होगी। जैसा कि आप इसे जानते हो कि हमारा जो कंट्री है उसमें बहुत सारे वेस्ट जनरेट होती हैं, और वेस्ट जनरेट करने के लिए आप देखोगे तो बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं। वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में आप देखोगे जिससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, ई मटेरियल जो कि हम लोग बोलते हैं, जितने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट होते हैं, ई वेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ई वेस्ट हो गई होगी, फिर प्लास्टिक वेस्ट हो गई, कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो गई, मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट हो गई। तो ये सभी वेस्ट को हम लोग को डील करना पड़ता है इन द इन्वायरमेंटली साउंड मैनर, सो दैट कि वो जो भी अदर इम्पैक्ट नहीं करे, अदर हेल्थ इश्यूज वो क्रिएट नहीं करे, इन्वायरमेंट में उसका जो इम्पैक्ट हो वो बेसिकली कम हो। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे लॉज को बनाया है। उसमें वन ऑफ द लॉज को आप देखोगे तो ये है हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबोर्डरी मूवमेंट रूल, ठीक है, रूल्स। इसको बेसिकली जिसको ये जो रूल आप देखोगे तो इसको बेसिकली नोटिफाई किया गया था इन 2008 में, ठीक है। और ये बेसिकली नोटिफाई की गई थी अंडर दिस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1960, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसके अंडर ही बेसिकली ये जो हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबोर्डरी मूवमेंट रूल इसको बेसिकली नोटिफाई किया गया था। तो इसमें आप देखोगे तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड TSDP, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दे शुड बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, ठीक है। सो T से ट्रीटमेंट, S से स्टोरेज, D से डिस्पोजल फैसिलिटी, ठीक है। तो ये जो TSDP फैसिलिटी है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट करने की बात बोली गई है कि हम लोग को बहुत सारे यूनिट को बेसिकली स्टैब्लिश करने की बात बोली गई है। जो हम जो भी वेस्ट जनरेट होती है उसको हम लोग TSDP के अंदर उसको बेसिकली डील कर सके। और आप अगर देखोगे तो बहुत सारे कन्वेंशंस है जो कि डील करती है विद दिस ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। और इसमें देखोगे तो ये बेसिकली बासल कन्वेंशन है, ठीक है। तो बासल कन्वेंशन आप देखोगे तो बासल कन्वेंशन एक हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं और बासल कन्वेंशन हम लोग इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में बासल कन्वेंशन में देखो तो ये बेसिकली डील करती है विद द कैपिटल रेशियो, ठीक है। सो कैपिटल रेशियोज में ये बेसिकली डील करती है कि अगर कोई बैंक है तो उसमें कितनी कैपिटल रहनी चाहिए। कैपिटल रेशियो कौन डिसाइड करती है, बासल कन्वेंशन के थ्रू डिसाइड होती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो ये बासल कन्वेंशन ये बेसिकली डील करती है कि जो भी ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट हो रही है ऑफ द हजार्डस वेस्ट, ठीक है, तो उससे डील करती है कि ये बासल कन्वेंशन मीन्स कि जो भी हजार्डस वेस्ट अगर मान लो मूव कर रही है तो कंट्री को बेसिकली अर्ली इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। आप डंप नहीं कर सकते अपने जितने भी वेस्ट है, आपको सीधे उसको डंप नहीं कर सकते हो इन द मराइन एरियाज। तो ये सब ऑफ द इम्पोर्टेंट जो भी इसमें बात बोली गई है। और इसमें जो बात बोली गई कि आप अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वेस्ट एडिबल फैट एंड ऑयल ऑफ द वेजिटेबल एनिमल, तो ये सही है। हाउस होल्ड वेस्ट सही है। क्रिटिकल केयर मेडिकल इक्विपमेंट, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन कौन चीज़ें हैं, ये जो स्टेटमेंट सही होगी गलत होगी। आप अगर इसमें देखोगे तो जो वेस्ट है, एडिबल फैट्स है, ऑयल है, फिर हाउस होल्ड वेस्ट हो गए, क्रिटिकल केयर मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गई, सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट हो गई, केमिकल वेस्ट हो गई, और जो कि सॉल्वेंट होती हैं, वो सभी चीज़ें बेसिकली इसमें कवर्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबोर्डरी मूवमेंट रूल से रिलेटेड थी, जो कि 2008 में पास की गई थी। नेक्स्ट तुम्हारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मैथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम। सो ये जो मैथनॉल इकोनॉमी का प्रोग्राम वो बेसिकली क्या है आपको समझने की जरूरत है। जिसमें जो स्टेटमेंट है फर्स्ट है इट इज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सेकेंड है मैथनॉल इज अ हाई कार्बन एंड हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल। और थर्ड है तुम्हारा कि methanol can be produced from high ash coal and CO2 from thermal power plant, ठीक है। तो ये बात बोली गई है।
तो आप अगर देखोगे सेकेंड स्टेटमेंट कि मेथनॉल हैज़ हाई कार्बन, तो आप देखोगे तो मेथनॉल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है कि टू डील विद द ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रही है उसको डील करने के लिए, जो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी है, तो एनर्जी जो सिक्योरिटी है उसको डील करने के लिए, इस सभी चीज़ों को डील करने के लिए हम लोग ने बेसिकली ये मेथनॉल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किया। हमारा जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट हो जाती है ड्यू टू दिस ह्यूज इंपोर्ट ऑफ दिस क्रूड ऑयल, तो करंट अकाउंट को बेसिकली बैलेंस करने के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस को जो इमिशंस है उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने ये मेथनॉल इकोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट को जनरेट करा। तो ये जो मेथनॉल इकोनॉमी वो बेसिकली हाई कार्बन एंड हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल नहीं होती है बेसिकली, लेकिन लो कार्बन होती है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली लो कार्बन होती है, तो सेकेंड स्टेटमेंट का आप एलिमिनेट कर सकते हो, 1A एलिमिनेट हो जाएगी और D एलिमिनेट हो जाएगी, आप B एंड C बचती है। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो दोनों में कॉमन है, मीन्स की थर्ड स्टेटमेंट वो सही हो गई होगी। आप फर्स्ट को देखना है कि इट इज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप अगर देखोगे जो ये जो मिथनॉल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नहीं दिया, बल्कि इसको दिया है नीति आयोग ने। ठीक है, सो नीति आयोग जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, उन्होंने बेसिकली ये मिथनॉल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया है। और ये बेसिकली ये जो रीजंस क्या है कि ये मिथनॉल इकोनॉमी, आप अगर देखोगे तो मेजर पोर्शन ऑफ ऑयल्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम दी मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तो इसके कारण जो हमारे करंट अकाउंट है वो बेसिकली बहुत ही डेफिसिट होती है। तो इसको जो ऑयल इंपोर्ट है उसको कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसको कम करने के लिए, फिर आप अगर देखोगे तो जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, तो ये सभी बात बोली कि हमारा, आप अगर देखोगे तो अभी हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, फूड जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही हाई हो चुका है। तो हम लोग अभी राइस है, मक्का है, शुगर केन है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं टू जनरेट मेथनॉल। और मेथनॉल को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मेथनॉल ब्लेंडिंग। मेथनॉल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी पेट्रोलियम्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग मेथनॉल लगभग 50 to 20% उसको हम लोग मिक्स कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो भी ग्रीन हाउस गैस जो इमिट होती है उसमें जो भी हजार्डस जो भी गैसेस होती है वो बेसिकली इमिट नहीं होती है। हमारा 50 to 20% जो ऑयल होता है वो सेव हो जाता है, एनर्जी सिक्योरिटी प्रमोट होती है। तो ये चीज़ सम ऑफ दी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है। और आप जैसे देखोगे, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, फिर सल्फर ऑक्साइड हो गई, तो ये जो हाईली पॉइजनस गैसेस है वो बेसिकली इमिट नहीं होती हैं। हमारा जो ग्रीन हाउस गैस का जो हम लोगों ने बेसिकली कमिटमेंट किया है इन द पेरिस एग्रीमेंट, उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको हम लोग डील कर रहे हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। ठीक है, तो ये जो मेथनॉल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप देखोगे तो एक इशू है जिसमें बोलते हैं लोग फूड सिक्योरिटी। सो फूड सिक्योरिटी वर्सेस दिस एनर्जी सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट चलता है, फूड सिक्योरिटी में आप देखोगे तो जैसे हम लोग राइस है, मक्का, शुगर केन, इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू जनरेट मेथनॉल। ठीक है, जो शुगर केन की जो बगासी होती है उससे हम लोग मेथनॉल जनरेट करते हैं। तो ये मेथनॉल जनरेट करने के लिए बेसिकली आप देखोगे तो चूंकि हमारा ह्यूज पॉपुलेशन हंगर को फेस करती है, वन ऑफ दी आप अगर तो 1/3 हमारा जो पॉपुलेशन वो बेसिकली हंगर्ड है, माल न्यूट्रिशन है। और अदर वे क्या है कि हम लोग राइस है, मक्का है, उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी जनरेट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन दिस फूड सिक्योरिटी एंड द एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, सो ये मेथनॉल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है तुम्हारा ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इट इज़ अ सॉइल अमेंडमेंट टेक्निक विच इन्वॉल्व मेल्टिंग एंड रिफ्रीजिंग ऑफ सॉइल to create a glass-like solid that entraps inorganic contaminant and thereby isolate them in the environment. Which of the following process is being described in the passage? ठीक है, तो ये बेसिकली बताने की कौन सी प्रोसेस ये है, जैसे लीचिंग हो गई, इलेक्ट्रो रिक्लेमेशंस हो गई, विट्रिफिकेशंस हो गई एंड द माइक्रो रेमिडिएशंस हो गई। ठीक है, माइक्रो रेमिडिएशंस। तो इसमें आपको बताने की कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली सही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली विट्रिफिकेशन है। ठीक है, सो विट्रिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली डील करता है डील विद कंटेमिनेशन इन द सॉइल। सो सॉइल में आप देखोगे तो बहुत सारे कंटेमिनेट्स होते हैं, जिससे आर्सेनिक होती हैं। ठीक है, आर्सेनिक हो गई, लीड हो गई, क्रोमियम हो गई, तो ये सभी जो सॉइल कंटेमिनेट होती है, जो सॉइल में पाई जाती हैं,
तो इसको क्या किया जाता है कि इनको डील करने के लिए जो ये जो टॉक्सिक वेस्ट होती हैं, सो इनको डील करने के लिए क्या की जाती है, इसको पहले मेल्ट किया जाता है, फिर इसको फ्रीज किया जाता है। तो ये क्या करती है, बेसिकली आइस के रूप में ग्लास लाइक सॉलिड के रूप में वो चेंज होती हैं, और फिर उसको हम लोग ईजिली वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम द सॉइल, और जो हमारी जो सॉइल कंटामिनेशन है वो बेसिकली रिमूव कर दी जाती है। तो ये बेसिकली वन ऑफ दी जो सॉइल जो भी कंटामिनेशन है उसको बेसिकली रिमूव करने के लिए जो भी वन ऑफ द प्रोसीजर है उसको हम लोग बोलते हैं विट्रिफिकेशन, ठीक है। और ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंटामिनेंट उससे भी डील करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली विट्रिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन काज बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। सो बायोमैग्निफिकेशन का आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि बायोमैग्निफिकेशन है क्या, और इसमें बायोमैग्निफिकेशन में क्या क्या सब्सटेंसेस आती हैं, ठीक है। सो इसमें जो फर्स्ट है तुम्हारा मर्क्यूरी है, सेकेंड है डीडीटी, थर्ड है तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड, एंड फोर है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, ठीक है। तो इसमें बताना कि स्टेटमेंट क्या है, 2 3 1 2 4 1 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका जो आप अगर आंसर देखोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एप्पल मर्क्यूरी वो आती है, डीडीटी आती है, पॉलीक्रोमिनेटेड बाइफेनाइल ये बेसिकली आती है। ये लेकिन ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये बेसिकली आप देखोगे तो बायोमैग्निफिकेशन में नहीं आती है। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली एक गैसियस ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। सो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली रिलेटेड टू है फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है फूड वेब या ये जो फूड चेन, इसका आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि हर जो एनिमल जो कि इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है दे आर लिंक्ड विद ईच अनदर टू अ फूड चेन, ठीक है। सो फूड चेन के थ्रू वो बेसिकली एक दूसरे से वो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड वे में वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर एक भी कोई भी अगर जो भी एनिमल है अगर वो दे गेट इन्फेक्टेड तो वो फूड चेन के थ्रू वो सबको इन्फेक्ट करेगा, और जो इन्फेक्शन है वो जो भी आप देखोगे पिरामिड के रूप में वो बेसिकली इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो ये जो बायोमैग्निफिकेशन का जो ये बेसिकली पिरामिड बनता है वो बेसिकली उल्टा बनता है। ये मान लो ये फीड किया फिर ये ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। आप एग्जाम्पल तो समझो, जैसे एक मान लो एक छोटी मछली है तो बहुत सारी छोटी मछली होगी, इसको एक बड़ी मछली ने खा लिया, ये बड़ी मछली बहुत सारी बड़ी मछली होगी, इसको एक बहुत उससे बड़ी मछली ने खा लिया। तो इसके कारण क्या होता है, जो इसमें कंटेमिनेशन होगा ये सभी लोग जितनी भी छोटी मछली का जो कंटेमिनेटेड है वो इसमें कंटेमिनेट हो गया, और इसमें जितने भी कंटेमिनेशन होंगे इसको इन्होंने बिल्कुल खा लिया। तो इसमें जो कंटेमिनेशन होगा वो इसके सम का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन होता है क्या है कि जो जितनी भी कंटेमिनेशन होती है वो बेसिकली इंक्रीज करते जाती है, ठीक है, फ्रॉम वन टू अनदर। तो ये बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, और ये बेसिकली डील करती है विद द फूड वेव का जो कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो चीज़ें आती हैं जो बायोमैग्निफिकेशन में आप देखोगे तो ये मर्क्यूरी आती है, डीडीटी आती हैं, क्लोरीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल आती है। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो देयर इज नो मेंशन कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये बेसिकली डील करती है टू दिस बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स, ठीक है। सो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स क्या है उसको बताने के बाद बोली गई है। सो फर्स्ट है दे आर नोटिफाइड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एंड सेकेंड है तुम्हारा ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिक्वायर द प्रायर स्क्रीनिंग बाय द देयर रिस्पेक्टिव स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी, एंड थर्ड है पब्लिक कंसल्टेशंस अंडर दिस रूल्स रिक्वायर्ड written consent from at least 10% of the population of the affected areas, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो जैसे आप अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो बोलो ना मेरे स्टेटमेंट पढ़ करके ही आप इजली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको बेसिकली आपको आपकी जो लॉजिक है उसको यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। इवन इफ यू डू नॉट रीड कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स क्या होती हैं आप इजली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स है, इन्वायरमेंट का इसमें क्या बेसिकली जो भी इन्वायरमेंट में जो भी इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है, उसको डील करने के लिए बात बोली जाती है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, तो उसके कारण जो इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसके कारण जो ह्यूमन हेल्थ में जो इम्पैक्ट हो रही है उसको डील करने के लिए बेसिकली काम करती है।
तो ये जो बहुत बोली गई कि दे आर नोटिफाइड अंडर दिस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सही होगी, क्योंकि चूंकि ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नॉन इन्वायरमेंट से डील कर रही हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ही आएंगी। तो ये स्टेटमेंट सही हो जा रहा है, ठीक है। सेकंड आप देखोगे तो ये ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिक्वायर प्रायर स्क्रीनिंग बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी। तो इसमें देखोगे तो सब होनी चाहिए, ऑल नहीं, क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होंगी वो केवल स्टेट लेवल पे नहीं होंगी, वो सेंट्रल लेवल पे ही होंगी, और सेंट्रल लेवल पे भी बहुत सारी बॉडीज होती हैं जो कि डील करती हैं, ठीक है। सो आप अगर देखोगे तो जो भी इन्वायरमेंट असेसमेंट जो भी प्रोजेक्ट होती हैं, तो उसमें जो भी एक्टिविटीज़ है उसको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। पहला कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, और कैटेगरी ए में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको बेसिकली डील करती है विद द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आते हैं, उनकी जो एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी होती हैं, जिसको हम EAC भी बोलते हैं, वो डील करती हैं सम ऑफ द केसेस एट द सेंट्रल लेवल। और स्टेट लेवल में देखोगे तो जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी होती हैं, वो बेसिकली स्टेट लेवल पे देखती है जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। तो कैटेगरी बी बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, कैटेगरी ए बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। सो इसमें आप देखोगे तो ये चीज़ें हैं। थर्ड है तुम्हारा पब्लिक कंसल्टेशन अंडर दिस रूल्स रिक्वायर a written consent from at least 10% of the population of the affected area, ठीक है। तो आप इसमें अगर देखोगे तो लगभग 10% पॉपुलेशन ऑफ द अफेक्टेड एरियाज, जैसे, तो ये बात सही दी है, क्योंकि पब्लिक कंसल्टेशंस आप अगर देखोगे तो ये इसमें देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कोरम कि अगर 10% होगी तो भी हम लोग ये मीटिंग्स करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर पब्लिक कंप्लेंट्स आती, मान लो हम लोग कोई भी एरिया में अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप्स कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री सेटअप्स होने के कारण वहाँ के जो भी लोकल इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो भी डिस्ट्रिक्ट की जो भी लोकल इन्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो भी लोकल पीपल्स हैं उनके हेल्थ इश्यूज़ पे क्या क्या इम्पैक्ट हो रही हैं, तो उसको असेस करने के लिए देयर इज अ नो नीड कि आप 10% लोग अगर कंप्लेंट फाइल करेंगे तभी हम लोग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को देखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अगर इवन द सिंगल पर्सन अगर दे गेट कंप्लेंट अबाउट दिस इंडस्ट्री, ठीक है, तो देयर इज नीड को हम लोग जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है वो उसको असेस करें। सो देयर इज नो नीड कि ये जो 10% का जो रूल है वो देयर इज नो रूल ऑफ 10%। एनी पर्सन कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट दिस, कोई भी अगर पॉल्यूशन क्रिएट की जा रही है टू द एनी लोकल डिस्ट्रिक्ट एनी लोकल एरियाज, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड तो बेसिकली ऐसे ही लिमिट का हो जाएगा, ठीक है। तो जो 10% का कोरम है ही नहीं, तो बी एलिमेंट कर सकते हो, डी एलिमेंट कर सकते हो, 2 भी गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का, तो ये क्या है? सो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम विच वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो फर्स्ट है तुम्हारा इट यूटिलाइज द टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द वार्म सरफेस सी वाटर एंड द कोल्ड डीप सी वाटर फ्रॉम द एनर्जी जनरेशन। सेकेंड है इट यूटिलाइज डे एंड नाइट वेरिएशन ऑफ द सी सरफेस temperature and produce electricity. It leverage the high difference of tide and their relative temperature for the power generation, and it is the energy generated by the movement of waves on the surface of the ocean, ठीक है। सो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बेसिकली क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बेसिकली फर्स्ट हो जाएगा। सो ओशियन की जो थर्मल डिफरेंसेस होती है, आप अगर देखोगे तो जो ओशियन का जो सरफेस होता है, तो चूँकि जो सन से जो भी रेडिएशंस आती है वो बेसिकली जो भी अपर लेयर होती हैं उसको ज़्यादा हीट करती हैं, और ये जो डेप्थ है ये जो ओशियन का, तो ये जो हीट है वो बेसिकली धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है। आप अगर ये जो अगर पोलर रीजन में देखोगे तो पोलर रीजन जो एनर्जी जो डिफरेंसेस होती हैं वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो अपर लेयर है वो ऑलरेडी 0 डिग्री है। तो आप जैसे जैसे नीचे से जाओगे तो जो एनर्जी डिफरेंसेस होती हैं वो उतनी हाई नहीं होती हैं। लेकिन आप अगर ट्रॉपिकल रीजन में देखोगे तो जो अपर लेवल्स की जो भी वाटर होती है वो बहुत ही हाईली हीटेड होती है, और जो नीचे की जो वाटर होती है वो बहुत ही जो डीप में होती है वो बहुत ही कोल्ड होती है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस होती है इसी को हम लोग यूज़ करते हैं टू जनरेट एनर्जी, और इसको हम लोग बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, OTEC ये कॉन्सेप्ट है।
और बहुत सारे आप अगर देखोगे तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट ये बात बोलेंगे, इट यूटिलाइज डे एंड नाइट वेरिएशन। डे एंड नाइट वेरिएशन में जो भी टेम्परेचर जो भी चेंज होते हैं उसको हम लोग सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो सी ब्रीज हो गई, लैंड ब्रीज हो गई, ये जो कॉन्सेप्ट है इन द ज्योग्राफी उसमें हम लोग कवर करेंगे। थर्ड है तुम्हारा इट लेवरेज द हाइट डिफरेंसेस ऑफ द टाइड। तो ये जो टाइड से रिलेटेड जो भी एनर्जी होती है वो बेसिकली हम लोग टाइडल एनर्जी होती है, ना कि इसको हम लोग थर्मल एनर्जी बोलते हैं। और वेव्स के मूवमेंट के थ्रू भी जो भी हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं वो भी हम लोग बेसिकली टाइडल एनर्जी के अंडर आती है। तो ये बेसिकली टाइड से रिलेटेड जितनी भी एनर्जी हो गई वो बेसिकली वेव्स जो से रिलेटेड जो भी एनर्जी होगी वो बेसिकली टाइडल एनर्जी होती है, ना कि थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्टली ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है। सो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट है तुम्हारा कि इट रेफर्स टू मेजर्स to be taken by different government agency to prevent worsening the air quality in Delhi NCR region. Second, it is tiger conservation program that aims to stem the dwindling population of big cat and work to increase their numbers. Third, it is a multinational and multi-species environmental operations to fight against the wildlife crime. And fourth, it is an action plan to mitigate and adapt to adverse impact of the climate change in India, ठीक है। सो इसका जो स्टेटमेंट का जो आंसर है वो बेसिकली ए हो जाएगा। इट रेफर्स टू मेजर्स टू बी टेकन बाय डिफरेंट गवर्नमेंटल एजेंसी टू प्रिवेंट वर्सेनिंग एयर क्वालिटी इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। तो ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है इसको देखोगे तो ये बेसिकली एक इनिशिएटिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसको बेसिकली किसी गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको स्टार्ट नहीं करा, बल्कि ये जो इनिशिएटिव वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की है जिसको उन्होंने स्टार्ट करा था इन 2016 में। और रीज़न क्या है कि जो भी एनसीआर रीजन है, एनसीआर रीजन में आप देखोगे तो जो एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स है वो अक्टूबर और नवंबर में वो बेसिकली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो भी सराउंडिंग स्टेट्स जो हरियाणा पंजाब हो गई वहाँ बेसिकली स्टेबल बर्निंग होती है। तो स्टेबल बर्निंग के कारण जो भी अक्टूबर नवंबर में बहुत सारे जो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्मॉग का जो बहुत ही प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम बहुत ही हाई हो जाता है। तो उसको डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक बॉडी को स्टैब्लिश करा था जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, तो इसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश करा था। और ये बेसिकली डील करती है कि जो भी दिल्ली एनसीआर रीजन में जो भी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको बेसिकली कंट्रोल करें। सो इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी है इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे ऑड इवन आप अगर स्कीम्स को देखोगे जैसे ऑड इवन रोड स्पेस राशनिंग स्कीम्स हो गई, फिर जैसे इमरजेंसी मेजर्स में आप देखोगे जैसे एयर क्वालिटी हो गई। तो एयर क्वालिटी को हम लोग बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सेवर हो गई, वेरी सेवर हो गई, डेंजरस, ठीक है, पुअर हो गई। तो इसके बेसिस जो भी एयर की जो क्वालिटी उसके बेसिस पे उनको रैंक किया जाता है और उसके हिसाब से बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो देखोगे कि जो अगर एयर की क्वालिटी अगर बहुत ही वेरी सेवर्स हो गई, ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, तो जितने भी स्कूल्स हैं उसको बेसिकली बंद कर दी जाएगी। और वन ऑफ द कंसेप्ट में आप देखोगे तो ये जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, बहुत सारे लोग की ये मिसकंसेप्शंस होती है कि दिल्ली एनसीआर रीजन में केवल दिल्ली आती है, नहीं। दिल्ली एनसीआर रीजन में सम ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान, सम ऑफ द पार्ट ऑफ यूपी, सम ऑफ द पार्ट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली तो पूरा आती है। सो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तो ये सभी जो हैं इनके सम ऑफ द जो एरियाज है वो बेसिकली दिल्ली एनसीआर में आती है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा related to with reference to UNDP Sea Turtle Project in India, consider the following statement. So it aims to conserve the oil ridley turtle. Second, it is being implemented by the Animal Welfare Board of India. Third, the project is implemented across all the coastal state in India, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट बताना कि कौन सा करेक्ट है। सो ये जो इसमें आप अगर देखोगे कि ये बोलती है कि इट एम्स टू कंजर्व द ऑलिव रिडली टर्टल, ठीक है। और आप अगर इसमें आप अगर लॉजिक लगाओगे तो ऑलिव रिडली टर्टल इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ टर्टल, ठीक है। टर्टल्स को आप देखोगे तो टर्टल्स की बहुत ही वेराइटी आती है, बहुत से इसकी इनमें डाइवर्सिटी है।
तो ऑलिव रिडली टर्टल वो वन ऑफ द काइंड ऑफ टर्टल है। लेकिन यूएनडीपी सी टर्टल प्रोग्राम को आप देखोगे तो यूएनडीपी बेसिकली अगर कोई भी प्रोग्राम चलाएंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर कोई भी प्रोग्राम चलाएंगे तो वो कोई भी स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। अगर वो टर्टल को कंजर्व करने का अगर प्रोजेक्ट चला रही है तो वो जितने भी टर्टल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, ना कि केवल एक ही टर्टल जो ऑलिव रिडली टर्टल है। तो आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर दोगे तो ए एलिमेंट हो जाती है, डी एलिमेंट हो जाती है। फिर सेकंड को आप देखोगे तो बी है कि बी एन सी में आप अगर देखोगे तो कॉमन क्या है 3, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो 3 होगा वो सही होगा ही होगा। तो इसमें हम लोग केवल देखना है कि बी, सो बी में क्या है कि इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो देखोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं इसको कंडक्ट करती है। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम बेसिकली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में लोकेटेड है, वो बेसिकली काम करती है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बेसिकली डील करती है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके साथ कोई भी क्रुएलिटी नहीं हो, उनके साथ मिसबिहेवियर नहीं हो। सो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। सो ठीक है, जो मैम थी अरुंडली मैम, वो बेसिकली एसोसिएटेड थी विद दिस एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है यूएनडीपी सी टर्टल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बेसिकली ऑलिव रिडली टर्टल्स स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो अदर भी टर्टल्स हैं, ठीक है, जैसे लॉगर हेड हो गई, ग्रीन है, हॉक्सबिल है, ठीक है, लेदर बैग हो गए। तो इससे भी जो भी अदर वेराइटी ऑफ जो भी टर्टल्स हो गए उनको भी बेसिकली प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। और थर्ड जो ये बात बोली गई है कि द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल द कोस्टल स्टेट, तो ये सही है, ठीक है, कि कोस्टल स्टेट्स में ही बेसिकली टर्टल्स होंगी ना। अब अगर राजस्थान में आप जाओगे तो राजस्थान में आपको टर्टल्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। सो हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे। जितने भी स्टैटिक होंगे उसको आप टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो करंट अफेयर्स से हो, चाहे वो स्टैटिक हो, इतने हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे कि यू आर गोइंग टू क्लियर दिस प्रीलिम्स, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड ये लेक्चर कैसा लगा आप इसको कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू।